नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। जैसा कि देश में बयानों का दौर जारी है, वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज नए संसद की तुलना में पुराने संसद को बेहतर बताया। जयराम के बयान के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पलटवार किया है। नड्डा ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ये दयनीय मानसिकता है और वो अपनी इस हरकत से 114 करोड़ भारतीय की आकांक्षाओं का अपमान कर रही है। कांग्रेस ने आज नए संसद भवन पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर भी हमला बोला। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर किए एक पोस्ट में कहा है, नए संसद में अच्छा पुराना सांसद है और जयराम के बयान पर अब भाजपा ने भी कटाक्ष किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सांसद के बयान पर पार्टी को घेरा है। नड्डा ने कहा है, कांग्रेस पार्टी की यह दयनीय मानसिकता और वह इस हरकत से 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का अपमान भी कर रहे हैं। नड्डा ने कहा, यह वो वैसी पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस संसद का विरोध कर रही हो। उन्होंने कहा है, कांग्रेस ने 1975 में भी ये कोशिश की थी लेकिन बुरी तरह विफल रही। नए संसद भवन पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के पोस्ट पर निशाना साधते हुए आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी सवाल पूछे हैं। इंद्रेश ने कहा है, नई संसद एक सच्चाई है और इसे कोई नहीं बदल सकता। इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस से पूछा है कि क्या जयराम नरेश यह कहना चाह रहे हैं कि वो नई संसद बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने यह नहीं कहा कि वह पुरानी संसद में वापस आएंगे। इंद्रेश ने इसके साथ ही सभी पार्टी नेताओं से अपील की है कि वो नफरत और दुश्मनी से ऊपर उठे। बता दें कि जयराम रमेश ने आज अपने पोस्ट में कहा था, पुराना संसद बेहतर था और 2024 में सत्ता के साथ नए संसद का इस्तेमाल भी बदल जाएगा। जयराम के बयान के बाद कई कयास भी लगने लगे हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद के पुरानी और नई इमारत की तुलना की। उन्होंने पुरानी इमारत को बेहतर बताया। बता दें कि उन्होंने कहा है, नई संसद जिसे बहुत जोर शोर के साथ लॉन्च किया गया, वह पीएम मोदी के उद्देश्यों को अच्छी तरह पूरा कर रही है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है, नई संसद में कार्यवाही शुरू होने के 4 दिन बाद ही संसद के दोनों सदनों और लॉबी तक में मैंने जो देखा उसे संवाद की मौत कह सकते हैं। अगर आर्किटेक्चर से संविधान मर सकता है तो पीएम मोदी संविधान को दोबारा लिखे बिना उसकी हत्या करने में सफल हुए हैं। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक चर्चा के लिए पैनल पर जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी, और साथ ही हमारे साथ इसी पर अधिक चर्चा के लिए पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं। जी राम जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि ये जो जयराम शर्मा जी का जो बयान सामने आया है, क्या ये बयान सही है? संसद को विपक्ष की ओर से ये बयान बिल्कुल गलत साबित करना क्या भाजपा की रणनीति की तय करने की नीति बन रही है? देखिए, दोनों जो संसद है वो भारत के पैसे से बनी है, भारत के मजदूरों ने बनाई है, भारत के कारीगरों ने बनाई है। नाम जरूर पुरानी संसद का अंग्रेजों के नाम पर हो गया था और ये अभिव्यक्ति की आजादी सबको है कि हमारे पैसे से, हमारे मजदूरों के द्वारा बनाई गई, हमारे कारीगरों के द्वारा बनाई गई किस संसद की हम तारीफ करें, किस संसद की नहीं करें। अमिताभ बच्चन की फिल्म की तारीफ करें या अक्षय कुमार की, ये हमारे ऊपर छोड़ दो, या हम सलमान की फिल्म की तारीफ करें या शाहरुख खान की फिल्म की तारीफ करें, लेकिन संसद के बारे में, नई संसद के बारे में विस्तार से यदि कोई बता सकता है तो वो रमेश बिधूड़ी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कल उसकी शुरुआत की थी कि नई संसद कैसी है और नई संसद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस तरह से विचार दिए जाएंगे। एक दिन पहले ही महिला आरक्षण बिल लागू हुआ था और उन्हीं महिलाओं के सामने रमेश बिधूड़ी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, गंदी गंदी अश्लील गालियां देते हैं, जो कोई भी सांसद 140 करोड़ भारतवासियों में से कोई भी महिलाओं के सामने उतनी भद्दी गालियां देना पसंद नहीं करेगा। देखिए, आप और मुद्दे से भारतीय भटक जनता रहे पार्टी हैं। के 325 सांसद वहां सुन रहे थे।
मेरा सवाल ये था कि अब जो जयराम रमेश ने जो बयान दिया है, क्या ये बयान सही है? अब मैडम, मैं ये टीवी देख रहा हूँ, कोई दूसरा टीवी देख रहा है, उन्होंने रमेश बिधूड़ी का बयान आने के बाद कहा है ना। तो क्या ये 325 बयान सांसद वहां संसद मां पर बहन था? की ये गालियां बयान सुन रहे थे, सही हंस है? रहे थे। ये रमेश बिधूड़ी के कांड करने के बाद जयराम रमेश जी ने कहा है, आप इस बात पर ध्यान दीजिए ना। जी। रमेश बिधूड़ी ने जो कांड किया है और उस कांड का समर्थन रविशंकर प्रसाद हंसकर कर रहे हैं, उस कांड का समर्थन हर्षवर्धन सिंह कर रहे हैं, जो दो केंद्रीय मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद उसका समर्थन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री तो छुट्टी कभी लेते नहीं है, वो तो संसद में हमेशा रहते हैं। प्रधानमंत्री के सामने वो गालियां बक रहा है, बहनों के सामने गालियां दे रहे हैं। तो ये जो जयराम जी का बयान आया है, वो रमेश बिधूड़ी के गाली गलौज करने के बाद आया है। और एक बात और बता दूं, हमारी भारतीय संस्कृति में मैंने हमेशा देखा है, चाहे हमारे मंदिर हो या हमारे घर हो, या तो चौकोर होते हैं या गोल होते हैं, तिकोने नहीं होते हैं। हमारे घर मंदिर जानबूझकर तिकोने कहीं नहीं बनाए जाते हैं, और ये संसद तिकोनी बनाई गई है। और इस संसद का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति का होना जरूरी था। सौभाग्य से आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, उन राष्ट्रपति को आज तक नहीं बुलाया गया। महिला आरक्षण बिल लागू हो गया, लेकिन राष्ट्रपति का अपमान कर दिया गया। तो नई संसद के आने पर राष्ट्रपति का अपमान, महिलाओं का अपमान, देश का अपमान, गाली गलौज, अभद्र भाषा और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता समर्थन। आप बताइए, थोड़ा सा भी कुछ भी बोल दो तो स्पीकर सस्पेंड कर देते हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, जी। जनता को पता भी नहीं है उन्होंने क्या बोला था, उनको सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे कई सांसद है जिनको सस्पेंड कर दिया गया। इतनी भद्दी गालियां देने के बाद भी स्पीकर ने उनको बर्खास्त नहीं किया। स्पीकर, प्रधानमंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सामने अभद्र भाषाओं का उपयोग करने वाले का समर्थन कर रही है। तो चलिए ये रमेश जी से संसद बात का कर जो लेते गणित हैं। है, वो रमेश बिधूड़ी ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया है शुरुआत में। चलिए रमेश जी से बात कर लेते हैं। जैसा कि नड्डा ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी को बताया है कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, रमेश जी। इस समय तो चूंकि अब चुनाव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भी और उसके बाद लोकसभा के चुनाव भी अब बहुत जल्दी होने वाले हैं। इस समय राजनीतिक बयानबाजी किस सीमा तक जाएगी, कितने तीखे तेज पैने शब्दों का लोग इस्तेमाल करेंगे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इससे पहले भी मैंने लगभग हर चैनल पर यह कहा है कि इस बार का चुनाव पिछले कई चुनावों से बहुत अलग होगा। जी। इसमें न केवल व्यक्तिगत व्यवहार की मर्यादा टूटेगी, बल्कि शब्दों की मर्यादा भी टूटेगी। किसी का कोई मान रहने वाला नहीं है। राजनेताओं को चाहिए कि वो उनके आचरण में और शब्दों में कुछ ऐसा प्रस्तुतिकरण हो जिससे समाज उनकी प्रेरणा ले। तो लेकिन उसके बावजूद भी राजनेताओं की जो शब्दावली है वो बहुत आश्चर्यजनक है, और इस तरह की शब्दावली वो किसी भी दल के हों, वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, ये आपको देखने को अभी मिलेगी। चाहे वो रमेश बिधूड़ी का बयान हो या उसके पलटवार में कांग्रेस का बयान हो, या दक्षिण भारत से वो उदयनिधि मारन का बयान हो, इस तरह के बयानों का अब अंबार लगेगा और जनता मूल मुद्दे से छोड़ करके एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में ही उलझी रहेगी। जी। जी। जो सांसद जयराम रमेश ने ये कहा है कि नई संसद से बेहतर पुरानी संसद थी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, हर व्यक्ति की अपनी एक पसंद होती है, लेकिन मेरी दृष्टि में जो नई संसद है, जो स्वतंत्रता के बाद बनी है, निश्चित रूप से इस पर गर्व किया जाना चाहिए। जी। जी रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उनका कहना है 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का कांग्रेस पार्टी अपमान कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो दोनों पार्टी एक दूसरे से कहती है। कितनी बार कांग्रेस ने भाजपा पर कहा कि जनता का अपमान है, और कितनी बार भाजपा ने कांग्रेस पर कहा कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो होंगे, लेकिन इस ऐसी बयानबाजी से मान करके चलिए कि आम जनमानस का इससे कोई संबंध नहीं है। जो एक दूसरे पर आरोप घटिया शब्दों में लगाते हैं, उनकी छवि जनमानस में गिरती है। इससे ना तो कोई वोट किसी का बढ़ना है और ना वोट किसी का घटना है। इससे कहीं ना कहीं आप अगर देख लें, एक समय हुआ करता था कि सम्मान के साथ नेताजी का इस शब्द का इस्तेमाल होता था कि नेताजी को प्रणाम करना है। कहीं ना कहीं ये राजनेताओं का व्यवहार है, उनका चरित्र है, उनकी भाषा है, जिसके कारण
आज राजनीति में गिरावट आई है और राजनेताओं का कोई सम्मान समाज में बचा नहीं है। जी। जी, राम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि जयराम रमेश का बयान आया था कि कांग्रेस हार से बौखलाई है इसलिए बयानबाजी करते जा रही है और विपक्ष का काम है कि खामियां निकालना, लेकिन सीधे सीधे संसद पर सवाल खड़े करे हैं। जी, संसद पर कोई सवाल नहीं है। संसद 100 साल पहले बनी थी और जो 100 साल पहले बिल्डिंग बनी थी उनके डिजाइन अलग होते थे, महलों जैसे होते थे, कुछ अलग वास्तु होती थी, भारतीय संस्कृति का पुट होता था, पूरी दुनिया भर की जो संस्कृति चलती थी उसका भी अलग अलग देते थे। और जयराम रमेश ने जी ने चूंकि दोनों संसद को देखा है, मैंने आपने हम लोगों ने दोनों संसद को नहीं देखा है, तो वो दोनों संसद के बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। और जैसा कि रमेश बिधूड़ी जी ने कहा है, जी, पहले पार्टी में यदि कोई गलत बोलता था कि हर पार्टी में नेता कुछ ना कुछ गलत बयानबाजी कर देते हैं, लेकिन पहले कार्रवाई होती थी। किसी भी पार्टी में यदि कोई गलत बोलता था, कोई भी पार्टी हो, 2014 के पहले तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती थी, लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई गलत बोलता है तो उसका प्रमोशन होता है, उसको सांसद बनाया जाता है, उसे विधायक बनाया जाता है, उसे मंत्री बनाया जाता है। ये रमेश बिधूड़ी जी जो किसान आंदोलन के किसान दिल्ली में धरना दे रहे थे, उनको भी वही गालियां दी थी जो संसद में दी हैं। मैं उन गालियों को नहीं यहाँ सुना सकता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर उनकी भाषा में गालियां देना ठीक नहीं है। तो हमारे देश के जो अन्नदाता है, जिनका खा रहे हैं, जिनके कारण ये देश चल रहा है, जिसके कारण हम चल फिर रहे हैं, उन किसानों को गालियां दी, तो उस रमेश बिधूड़ी का समर्थन किया प्रधानमंत्री ने। शाबाश बेटा, ऐसा ही कर, यही तो हमारी चलिए संस्कृति है। चलिए और रमेश जी उनका आपसे समर्थन होता गया। रमेश जी आपसे पूछ लेते हैं, जैसा कि राम जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने रमेश बिधूड़ी का आश्वासन किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या सही में प्रधानमंत्री ने रमेश बिधूड़ी का मैंने समर्थन तो किया पढ़ा नहीं है? है। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी मेरी मेरी जानकारी में तो समर्थन नहीं किया, ना तो किसी चैनल पर आया है, ना किसी अखबार में आया है। और न केवल समर्थन, बल्कि भाजपा ने तो उनको नोटिस जारी किया है, उनका किसी ने समर्थन नहीं किया उनके बयान का। मेरी दृष्टि में नहीं आया, मुझे सुनने में नहीं आया। उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने समर्थन किया होगा, क्योंकि आमतौर पर प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो चुप रहते हैं, जी, स्टेप उठाते हैं, किसी को पसंद आए या ना आए उनके स्टेप पर बात चर्चा हो सकती है, लेकिन वो जो बोलते हैं वो इस तरह की बातों पर कभी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, ये उनके स्वभाव में है। मुझे तो सुनने में नहीं आया उनका समर्थन। जी। देखिए आपने बताया कि उन्होंने उनका आश्वासन या समर्थन नहीं किया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है? उनको नोटिस जारी हुआ है, लोकसभा ने भी नोटिस जारी किया है, भाजपा ने भी नोटिस जारी किया है। अब हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, मैं समझता हूँ इस पर कोई भाजपा प्रवक्ता होते तो वो अच्छे से बता सकते थे, लेकिन जो मैंने आज के समाचार पत्रों में पढ़ा है, नोटिस उनको जारी हुआ है। जी। क्या ये नोटिस में ही सिमट कर मुद्दा रह जाएगा? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, ये तो कोई भाजपा का प्रवक्ता होता वो अच्छे से बता पाते इसको। जी, जी रमेश जी आपसे पूछती हूँ कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी? मुझसे देखिए, पूछा गया मौलिक है। तौर पर किसी ने अगर अमर्यादित और असंसदीय शब्दों का उपयोग किया है, तो उसकी श्रेणियों को, उसकी कार्रवाई की श्रेणी है। कुछ शब्द तो केवल कार्रवाई से निकाल दिए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें चेतावनी जारी होती है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिस पर उनकी सदस्यता पर भी आक्षेप लगता है। अब वो चूंकि शब्द मैंने उनके सुने नहीं है, रमेश बिधूड़ी जी ने क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो मैं ये नहीं बता सकता कि उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन संसद की एक मर्यादा होती है और वहां पर मर्यादित आचरण होना चाहिए। अब उनके शब्द किस श्रेणी में है, अब ये तो लोकसभा अध्यक्ष जी ही तय करेंगे इसको। जी, ये जी मैं राम और जी आप इसको तय नहीं कर सकते। जी राम जी, मैं पूछना चाहूंगी कि लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, कहीं ना कहीं इन कांग्रेस के बयानों से कांग्रेस की छवि भी धूमिल होती नजर आ रही है। अरे ये मैडम रमेश बिधूड़ी कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के जयराम हैं। जयराम जी की बात कर रही हूँ मैं। जयराम रमेश ने जो बयान दिया है संसद पर, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि भी धूमिल होती नजर आ रही है। अरे इससे छवि का क्या धूमिल होना? वही छवि, महंगाई जो बढ़ा रहा है उससे धूमिल हो रही है कि जिसके कारण लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छवि उससे धूमिल होती है। जो पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया है, छवि उससे धूमिल होती है। करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और घर पर जब आते हैं तो माँ बाप की गालियां सुनते हैं, उससे देश की छवि धूमिल हो रही है।
जो 50% भ्रष्टाचार लिया जा रहा है हर डिपार्टमेंट में, उससे छवि धूमिल हो रही है। महाकाल लोक में ईश्वर की मूर्तियों को घटिया मूर्तियां बना दी गई, थोड़ी सी हवा में टूटी गई, भगवान के साथ भी भ्रष्टाचार कर दिया गया। छवि तो इससे धूमिल होती है। ये जी। इतने घोटाले कर रहे हैं, पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला, इससे छवि धूमिल होती है। संसद अच्छी है, बेकार है, संसद में काला पत्थर लगा है, सफेद पत्थर लगा है, लाल पत्थर लगा है, बालकनी है, खिड़की है, दरवाजा है, नहीं है, इससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। आम जनता को ये है कि रोजगार मिल रहा है कि नहीं। देश की अर्थव्यवस्था तो तभी बढ़ेगी ना जब रोजगार मिलेगा। महंगाई से छुट्टी तो तभी मिलेगी ना जब रोजगार मिलेगा। समस्याओं से छुट्टी तो तभी मिलेगी ना जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। जब ये तीनों चीजें अपनी पराकाष्ठा पर और जा रही हैं, आम आदमी मरने के लिए मजबूर हो रहा है। तुअर की दाल 200 पर जा रही है, टमाटर 250 तक पहुंच गया था, अदरक 200 तक पहुंच गई थी। जनता के बीच में जाओ तो यही बात आती है, महंगाई से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ठाके लगा रहे हैं, महाकुंभ कर रहे हैं, एक एक कार्यक्रम में 100-100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। ऐसे महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी हर सप्ताह कर रही है, पैसा पानी की तरह बहा रही है। कहां से आ रहा है? जनता को खाने के लिए पैसा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पैसा पानी की तरह बहा रही है। 3-3 पेज के डेली विज्ञापन दे रही है। ये जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता मर रही है और ये ऐश कर रहे हैं। देश की बदनामी इससे होती है, देश का सर इससे नीचा होता है और इसी कारण आज पूरे देश की जनता हताश है, निराश है। और मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव होने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी अभी शक्ल दिखाने लायक भी नहीं बचे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। 1980 से मैंने आज तक नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में इतनी मात्रा में जो छोड़ रहे हैं, वह यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के नाम को खराब किया है, नौजवानों को परेशान किया है, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। जी रमेश जी, इसका पलटवार करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल राम जी ने खड़े कर दिए हैं। अब देखिए, ये जो इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, इस पर तो कोई भाजपा प्रवक्ता होते तो वही इसका उत्तर देते। बाकी इस पर तो क्या कहूँ, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कहीं ना कहीं उन्होंने महाकुंभ की जिक्र भी किया है। महाकुंभ जो भोपाल में होने वाला है उस पे भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि करोड़ों रुपए के महाकुंभ कराए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता की नहीं सुन रही। इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, जनता की तो खैर सरकार सुन रही है और चूंकि योजनाएं बन रही हैं और योजनाएं लागू भी हो रही हैं, वो दिख भी रहा है। जैसे लाडली बहना की उनकी योजना लागू हुई है, लाडली लक्ष्मी उनकी योजना लागू हुई है। और सबसे जो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि जिस प्रकार महाकाल लोक खड़ा हुआ है, जिस प्रकार आदि शंकराचार्य का प्रतिमा स्थापित ओंकारेश्वर में हुई है, मैं समझता हूँ या जिस तरीके से सलकनपुर में देवी लोक का निर्माण हुआ है या परशुराम लोक बन रहा है जाना पाव में, तो निश्चित रूप से ये काम हो रहे हैं। इसने कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जुड़ाव और परंपरा और गरिमा की जो बात होगी, वो मैं समझता हूँ ये सराहनीय सरकार के काम है और उसका उनको लाभ भी मिलेगा। कहीं ना कहीं राम जी ने कहा है कि महाकाल लोक में भी भ्रष्टाचार देखा गया, भगवान के साथ भी अन्याय किया गया है। अब देखिए, ये तो राम जी को दिखा होगा, कांग्रेस को भी दिखा होगा और अगर हुआ होगा तो जनता उसका जवाब देगी। इस पर मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा। जी जी राम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब चुनाव को लेकर कांग्रेस किस तरह की तैयारी कर रही है, क्योंकि भाजपा तो महाकुंभ का आयोजन कर रही है और वहीं कांग्रेस भी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। क्या कांग्रेस भी एक बड़ा महाआयोजन करेगी? जी, कांग्रेस जनता के बीच में लगातार जा रही है और जनता की जो परेशानियां हैं वो सरकार के सामने बार बार ला रही है। सरकार सुने या नहीं सुने, महंगाई का मुद्दा हम बार बार उठा रहे हैं तो कई बार इनको जैसे गैस के दाम है इन्होंने कम किए, भले ही वो चुनावी मामला हो, बेरोजगारी का मामला हम उठा ही रहे हैं, भ्रष्टाचार का उठा ही रहे हैं। ये जी। 3 मामलों से यदि जनता को राहत मिल जाए तो जनता सुखी हो सकती है। अब जैसे मंदिर की बात कही, मंदिर बनाना अच्छी बात है, लेकिन हमने अपने धर्म में ये भी पढ़ा है कि भूखे पेट भजन नहीं होता है। और ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश और देश की जो जनता है वो भूखी है और भारतीय जनता प्रमाणित करती है कि हमने इतने करोड़ गरीबों को ये किया, इतने करोड़ गरीबों को उज्ज्वला दी, इतने करोड़ गरीबों को दिया। जिस तरह से
जो बताते हैं उस हिसाब से मध्य प्रदेश की 80% जनता जो है गरीबी रेखा से ऊपर जा चुकी है, जिस तरह से ये घोषणाएं करके बताते हैं। और देखिए मोदी जी मध्य प्रदेश में आते हैं, लाडली बहना की तारीफ करते हैं। भैया तारीफ है तो फिर पूरे देश में लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये चुनावी इनकी रणनीति है, वोट खरीदने का काम किया जा रहा है। मोदी जी, शिवराज जी की जिन योजनाओं की मध्य प्रदेश में तारीफ कर रहे हैं, उन योजनाओं को वो गुजरात में लागू क्यों नहीं करवाते? उन योजनाओं को उत्तराखंड में क्यों नहीं लागू करवाते? उन योजनाओं को उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू करवाते? और मैं तो कहता हूँ पूरे देश में क्यों नहीं लागू करवाते हैं? तो मोदी जी का काम है झूठ बोलना, शिवराज जी का काम है झूठ बोलना, दोनों का काम है नौटंकी करना, देखिए, दोनों का काम है अगर जनता को बेवकूफ समझना। शिवराज सरकार में घोटाला हुआ है तो 10 लाख कार्यकर्ता आखिर इनके आयोजन में कैसे मौजूद रहेंगे? मैंने बताया ना पैसा, भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा है, उसमें कार्यकर्ता नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो तो बेरोजगार है, महंगाई से परेशान है, वो नहीं जा रहा है, वो तो घर बैठा हुआ है। वो 1-1 हजार 500-500 रुपए देकर लोगों को ले जाया जा रहा है। बसों के किराया कौन दे रहा है? बसों का किराया सरकारी अधिकारी पेमेंट करते हैं। जब सरकारी अधिकारी पेमेंट करते हैं तो वो वसूलेंगे कहां से? वो तो जनता से ही वसूलेंगे ना। आप देखिए ये स्वयं कह रहे हैं ना 10 लाख लोग आएंगे। जी। यदि एक आदमी पर भी 1 हजार खर्चा होता है खाने पीने पर, पेट्रोल पर, बस का, तो ये 100 करोड़ जाता है। एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के खून पसीने की कमाई को ये कितनी बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। जनता के पैसे पर ऐश कर रहे हैं और जनता मर रही है। और ऐसे महाकुंभ मध्य प्रदेश ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के देश में हर जगह चल रहे हैं। 5 स्टार होटल जैसे इनके कार्यालय बन रहे हैं। तो पैसा जो जनता का पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऐशो आराम पर खर्च हो चुका है। और बातों बातों में ये खुद ही प्रमाणित कर देते हैं, जैसे इन्होंने कहा 10 लाख लोग आएंगे, इसका मतलब कम से कम 100 करोड़ रुपए का खर्चा। चलिए, समय सीमा को देखते हुए फिलहाल की चर्चा में इतना ही। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि जयराम ने कहा है, नई बिल्डिंग में एक दूसरे को देखने के लिए बाइनोकुलर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हॉल छोटे हैं। लगातार बयानों का दौर जारी है और कहीं ना कहीं संसद की पुरानी इमारत का न सिर्फ एक दिव्य आभार बंडल बनाया गया है बल्कि वह बातचीत को भी बढ़ावा देता हुआ भी नजर आ रहा है। इसी पर पलटवार करते हुए जेपी नड्डा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को बौखलाई हुई पार्टी भी बताई है। अब देखना होगा कि जयराम रमेश पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर रमेश बिधूड़ी पर किस तरह की कार्रवाई होती है। इसी तरह की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।